हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ओपन चैनल फ्लो का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़े थे बेसिक डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन एंड स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इनसे रिलेटेड हम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस भी करे थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं ओपन चैनल फ्लो पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। रैपिड वेरिंग फ्लो में हम हाइड्रोलिक जंप पढ़ने वाले हैं और ग्रेजुअल वेरिंग फ्लो में वाटर प्रोफाइल के कर्व्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड हम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। तो अगर आप गेट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर प्रिपेयर्ड रहेंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी सेशन। हियर वी कैन सी दिस इज द हाइड्रोलिक जंप। ठीक है ना। होता क्या है, जब भी हम सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो की तरफ जाते हैं तो हमारा हाइड्रोलिक जंप अकर होता है। ठीक है। अगर हम देखें y1 जो है आपका डेप्थ है सुपर क्रिटिकल फ्लो में और y2 जो डेप्थ है आपका सब क्रिटिकल फ्लो में, तो ये जो डिफरेंस होता है y2 माइनस y1 उसी को हम हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। ठीक है ना। फ्रॉड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉड नंबर जो है सुपर क्रिटिकल फ्लो में 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इधर तक जो है आपका फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 है, और क्रिटिकल पॉइंट में क्या है फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 होते हैं, और इसके बाद जो है सब क्रिटिकल फ्लो में फ्रॉड नंबर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द क्रिटिकल डेप्थ बाई सी। और हम देखते हैं जो ट्रांजिशन फेज हुआ है यहाँ से सुपर क्रिटिकल से जो सब क्रिटिकल तक गए हैं, जो ये जो लेंथ है इसी को हम लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो आप इस फिगर में देख सकते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में कि तो यहाँ पे अगर हम देखें जहाँ पे आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है यहाँ पे आपका एनर्जी जो था ये ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी का इधर इस तरफ है तो ये एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जब ये सुपर से सब क्रिटिकल तक हो गया तो ये जो है एनर्जी थोड़ा सा रिड्यूस होता है। तो यही है आपका लॉस इन एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट इन जंप्स। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है y1 एंड y2 आर सीक्वेंट डेप्थ और कंजुगेट डेप्थ, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर हमें डाटा दिए हैं, हमें y1 y2 कैलकुलेट करना है और कोई भी एक डाटा दिया है तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं y2 इक्वल टू माइनस y1/2 प्लस रूट अंडर y1 स्क्वायर बाई 4 प्लस 2q स्क्वायर GY1। तो q आपको पता है ये क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट। ठीक है ना। ये जो फार्मूला है आपका हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ही वैलिड है। ठीक है। तो इसको ध्यान से रखें और हमें इसी को पढ़ना है। अगर हम फ्रॉड नंबर के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करते हैं तो y2 इक्वल टू y1/2 माइनस अंडर ब्रैकेट -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 8 FR1 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट जो है फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। और अगर हम लेंथ ऑफ द हाइड्रोलिक जंप की बात करें तो वो जनरली 5 to 7 HG होते हैं, जो कि आपका हाइट ऑफ जंप होता है, और कभी कभी वो 6.9 y2 माइनस y1 भी हम लेते हैं। ठीक है। तो एनर्जी लॉस हुआ कितना आपका E1 माइनस E2 लॉस होते हैं। ठीक है ना। इनिशियली आपका E1 था, फाइनली E2 हुआ तो क्या उसमें रिड्यूस हो गया, तो उसके लिए फार्मूला है आपका y2 माइनस y1 होल क्यूब अपॉन 4y1/2। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट। तो यहाँ पे आपका ये आपका हेड में आता है, तो हमने ये जो है पावर लॉस इन हाइड्रोलिक जंप क्या होगा आपका गामा क्यू एच होता है, जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये गामा क्यू इंटू EL हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द पावर लॉस। तो इस पे क्वेश्चन गेट पे कंटिन्यूसली आते रहते हैं। ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिए। एट सीक्वेंट डेप्थ स्पेसिफिक फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है ना। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है आपका Q स्क्वायर अपॉन G A1 प्लस A1 Z1 बार। ठीक है ना। अगर हम बात करें सीक्वेंट डेप्थ में, जो हमने बताया था आपका y1 y2 जो डेप्थ है वहाँ पे आपका स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूला को लगा करके कोई भी अननोन अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या आसानी से कर सकते हैं। तो Z1 क्या है, Z1 बार जो है आपका ये सेंट्रॉइड से डिस्टेंस है आपका फ्री सरफेस से लेकर के सेंट्रॉइड तक का ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है ना। Z2 सेम आपका सेंट्रॉइड से लेकर के फ्री सरफेस तक का। ठीक है। ये किसी भी सेक्शंस के लिए वैलिड रहते हैं, ट्रायंगल हो या ट्रेपेजोइडल हो या रेक्टेंगुलर हो। तो ये फार्मूला से बेस्ड आपके
2 क्वेश्चंस आए थे अभी गेट में, तो इसके भी क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में करेंगे, तो आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमें क्रिटिकल डेप्थ निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है y3³ इक्वल टू y1/2 इंटू y1+y2/2, ठीक है ना। ये भी आपका रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शंस के लिए ही वैलिड है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका स्लोप है, ठीक है ना, दिस इज द स्लोप I, और ये आपका बॉटम ऑफ द चैनल है, ठीक है ना, और फ्री सरफेस है ये आपका एनर्जी लाइन कर्व है। तो बेसिकली ग्रेजुअली वैरिड फ्लो हम जानते हैं कि बहुत स्लोली क्या होता है, आपका जो डेप्थ है या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस, ठीक है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका dy/dx इक्वल टू SB माइनस SE अपॉन 1 माइनस FR होल स्क्वायर। तो SB क्या है, SB है आपका dz/dx, ठीक है ना। ये जो स्लोप मैंने बताया ये आपका SB है, बेड स्लोप, तो स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द चैनल, ठीक है ना, dz/dx इक्वल टू माइनस SB। और अगर हम बात करें स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन का तो dE/dx इक्वल टू माइनस SE। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस पे बेस्ड जो है हम वाटर प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं, तो ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब नाउ वाटर सरफेस प्रोफाइल। वाटर सरफेस प्रोफाइल के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि dy/dx अगर जीरो होता है, ठीक है ना, अगर dy/dx जीरो होता है स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस, तो उस केस में क्या होगा, फ्री वाटर सरफेस इज पैरेलल टू द चैनल बेड। उसके बाद अगर dy/dx ग्रेटर देन जीरो होता है तो वहाँ पे क्या होगा, डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है ना। इसको हम लोग बैक वाटर कर्व भी कहते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। बैक वाटर कर्व कब होता है, जब स्लोप है आपका फ्री वाटर सरफेस का वो आपका इंक्रीज होते हैं, ना। वही अगर dy/dx जो है आपका लेस देन जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन कर्व। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, dy/dx ग्रेटर होगा तो बैक वाटर कर्व, और dy/dx लेस देन होगा तो ड्रॉप डाउन कर्व, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे वाटर सरफेस प्रोफाइल्स। देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल। कौन कौन से हैं आपके, पहले माइल्ड स्लोप कर्व, दूसरा है आपका स्टीप स्लोप कर्व, तीसरा क्रिटिकल स्लोप कर्व, चौथा है आपका हॉरिजॉन्टल स्लोप कर्व, और पांचवा है आपका एडवर्स स्लोप कर्व। तो ये बेसिकली 5 तरह के आपके वाटर सरफेस प्रोफाइल्स हैं, ठीक है ना। उसमें भी अलग अलग जोन्स हैं, तो उसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। और इस पे बेस्ड जो है फ्रिक्वेंटली गेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम लास्ट में आपके 5 ईयर्स के क्वेश्चन लाएंगे, तो उसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइल्ड स्लोप कर्व। जब आपका स्लोप जो है, बेड स्लोप जो है आपका क्रिटिकल स्लोप से कम होता है, ठीक है ना, जब भी बेड स्लोप जो है क्रिटिकल स्लोप से कम होता है तो वहाँ पे आपका माइल्ड स्लोप कर्व एग्जिस्ट होते हैं। तो हम समझ सकते हैं माइल्ड मतलब कर्व है वो आपका स्लोली माइल्डली इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली जो प्रोफाइल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, M1, M2 एंड M3। तो देखते हैं कैसे इसको डिवाइड किया गया। तो उसके पहले सबसे पहले हमें NDL एंड CDL लाइन समझना है कि NDL क्या है और CDL क्या है, ठीक है ना। तो NDL स्टैंड्स फॉर नॉर्मल डेप्थ लाइन एंड CDL स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ठीक है ना। तो इस फिगर से हम थोड़ा समझते हैं कि NDL क्या है। तो नॉर्मल डेप्थ लाइन, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका ग्रेजुअली वैरिड फ्लो एग्जिस्ट हो रहा है, तो उसके पहले जो है बहुत दूर तक अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत दूर तक यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, तो उसी जो फ्लो का जो नॉर्मल डेप्थ है, ठीक है ना, उसी को हम YN कहते हैं, ठीक है ना। यही आपका नॉर्मल डेप्थ लाइन है। और हम जब स्टडी करते हैं तो यहाँ से किसी भी सेक्शंस को हम देख करके Y1 Y2 है जो एक्चुअल डेप्थ है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये जो प्रोफाइल है वो किस जोन में आता है, ठीक है ना। और क्रिटिकल डेप्थ लाइन तो आप समझ सकते हैं कि जो क्रिटिकल डेप्थ होता है वही आपका क्रिटिकल डेप्थ लाइन कहलाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको 3 जोन बनाए गए हैं। तो फर्स्ट जोन को हम कहते हैं M1, ठीक है ना, क्योंकि माइल्ड स्लोप है तो M1 माइल्ड स्लोप से होता है। तो जब भी जो आपका एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है ना, जैसे हमने बताया यहाँ पर कि प्रोफाइल अगर यहाँ का हम स्टडी कर रहे हैं, अगर यहाँ का स्टडी कर रहे हैं तो ये Y1 Y2 है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो Y1 Y2 है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है,
है ना, किस प्रोफाइल में है, किस जोन में है। तो y1 y2 अगर हम देखते हैं कि जो y का जो डेप्थ है, y1 y2 का जो डेप्थ है, अगर वो नॉर्मल डेप्थ से बड़ा है और क्रिटिकल डेप्थ से भी बड़ा है तो वो आपका होगा यहाँ पर जोन 1 में। ठीक है ना, जब भी जो डेप्थ है आपका नॉर्मल डेप्थ लाइन से बड़ा होगा तो उस केस में क्या होता है, वो आपका जोन 1 में आता है, उसको हम यहाँ पे M1 कहते हैं। अगर हम बात करें एक्चुअल डेप्थ जो y है, वो अगर आपका NDL और CDL के बीच में आता है, ठीक है ना, NDL और CDL के बीच में आता है, तो वहाँ पे आपका M2 होगा, सेकेंड जोन। और वही अगर YC से भी कम होता है, जो एक्चुअल y है, तो वो आपका हो जाएगा जोन 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने लिख दिया है y ग्रेटर देन yn ग्रेटर देन yc, और yn ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yc, और yn इज ग्रेटर देन yc इज ग्रेटर देन y। तो ये जो y अगर स्मॉल है, yc से भी छोटा है, तो उस केस में आपका जोन 3 हो जाएगा। और हम देख सकते हैं सभी केसेस में yn जो है वो yc से यहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है, तभी आपका ये जो है माइल्ड स्लोप कर्व होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड में। तो सेकेंड में देखते हैं क्रिटिकल स्लोप कर्व। तो क्रिटिकल स्लोप कर्व में क्या होता है, आपका जो स्लोप ऑफ क्रिटिकल कर्व होते हैं इज इक्वल टू SB, ठीक है ना, बेड स्लोप कर्व के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों जो लाइन है NDL और CDL लाइन जो है, दोनों कोइंसाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अब जब ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो NDL और CDL के बीच वाला जो जोन है वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है ना, NDL CDL एक लाइन में आ गया। तो यहाँ पे आपके दो ही जोन एग्जिस्ट करेंगे, एक NDL के ऊपर वाला जोन 1 और एक क्रिटिकल के नीचे वाला 3। तो C1 और C3 इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका yn इज इक्वल टू yc है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी कर्व हैं, अगर वो जोन 1 में आता है तो आपका बैक वाटर कर्व होता है, ठीक है ना, जोन 1 में। और अगर जोन 2 की बात करें तो वो ड्रॉप डाउन कर्व होता है, और जोन 3 की बात करें तो वो भी आपका बैक वाटर कर्व होता है। अब थर्ड हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्लोप कर्व। इसमें क्या होता है, आपका स्लोप जो होता है वो बेड स्लोप होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो स्लोप 0 के बराबर, तो हम जानते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज क्या होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 1/n r⁻² 2/3 इंटू s⁻² 1/2। ठीक है ना, तो इस तरह से लिख सकते। तो स्लोप जो है अगर हम देखेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका y से। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं Q/A एंड इंटू R, ठीक है, इज इक्वल टू S। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं r⁻²। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपका डेप्थ है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ठीक है ना, तो स्लोप जो है अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो डेप्थ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो बहुत ही लार्ज है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो yn है वो बहुत ही लार्ज है। ठीक है, तो yn से ऊपर होने का संभावना कहाँ है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे आपका जो है जोन 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जोन 2 एंड जोन 3 एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, जोन 2 जिसको H2 कह सकते हैं, जोन 3 H3 कह सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज योर क्रिटिकल डेप्थ लाइन, और ये आपका नॉर्मल डेप्थ लाइन हो गया। ठीक है ना, तो जब आपका जो y जो दिया है, अगर एक्चुअल डेप्थ जो दिया है वो yn और क्रिटिकल डेप्थ के बीच में आएगा तो ये आपका H2 हो जाएगा। और जब आपका जो एक्चुअल कर्व है, एक्चुअल डेप्थ है, वो अगर CDL से छोटा होगा तो उसको हम थर्ड जोन में कहेंगे। ठीक है ना, H3। फोर्थ में हम देखते हैं एडवर्स स्लोप कर्व। जहाँ पे एडवर्स स्लोप कर्व क्या है, आपका स्लोप जो है दैट इज लेस देन 0। तो वो क्या है, जनरली फ्लो जो होता है इस डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एडवर्स स्लोप का मतलब है कि वो आपके अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, yn इमेजिनरी हो जाएगा। जब yn इमेजिनरी हो जाएगा तो ये बहुत लार्ज हो गया, लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका देखेंगे जो कर्व है आपका yn से बड़ा होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका जोन 1 जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, जोन 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी दो ही जोन होंगे, A2 एंड A3। ठीक है, जो आपका एक्चुअल डेप्थ होगा अगर वो yn से छोटा हो गया और yc से बड़ा हो गया तो ये आपका जोन 2 में आ जाएगा, और जोन 3 में जो आपका क्रिटिकल डेप्थ से छोटे होंगे एक्चुअल डेप्थ, ठीक है ना, तो ये आपका A3 में आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद ये मेनली दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका माइल्ड स्लोप कर्व और स्टीप स्लोप कर्व। तो स्टीप स्लोप कर्व जो है आपका, यहाँ पे आपका जो होता है बेड स्लोप जो होता है आपका ग्रेटर देन एस सी होता है। तो यहाँ पे स्टीप मतलब कि बहुत स्पीड से आपका जो स्लोप जो है वो चेंज हुआ है, बहुत डीप जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका जनरली रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आपका जो हो जाता है वाई एन जो होता है वो हमेशा वाई सी से छोटा हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडियल लाइन जो है आपका, क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है वो आपका ऊपर रहेगा आपका नॉर्मल डेप्थ लाइन से। ठीक है। और तो यू कैन सी दिस इज द वाई सी वाई एन एंड दिस इज वाई सी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तीन कर्व बनेंगे, तीन जोन बनेंगे, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। तो जोन 1 को हम S1 और जोन 2 को S2 एंड जोन 3 को S3 कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको बताना है कि कौन से प्रोफाइल में आ रहा है, कौन से जोन में आ रहा है, S1 में आ रहा है, M1 में आ रहा है, M2 में आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल डेप्थ निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल डेप्थ निकालना पड़ेगा और एक्चुअल डेप्थ जो अगर दिया हुआ है। तो अगर ये तीनों को हम, अगर ये तीनों डेप्थ हम निकाल लेते हैं वाई एन, वाई सी और वाई, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से जो है वाटर प्रोफाइल्स में आ रहा है, स्टीप स्लोप कर्व में आ रहा है, माइल्ड स्लोप कर्व में आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी जो वो एक्चुअल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे S1 प्रोफाइल हो जाएगा। और जब दोनों के बीच में आएगा, एनडीएल सीडीएल लाइन के बीच में आएगा तो वो S2 हो जाएगा। और जब भी एनडीएल से छोटा होगा तो वो S3 कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो YC है, जो क्रिटिकल डेप्थ है यहाँ पे, वो YN से बड़ा होता है। ठीक है। तो दिस इज द रिवर्स ऑफ द माइल्ड स्लोप कर्व। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें टोटल 12 जो है जोन मिल गए। होना तो चाहिए 5 × 3 15 जोन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 12 जोन ही मिलते हैं। तो इसमें बेसिकली देखते हैं कि 3 जगह पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिस कारण से हमें 12 ही जोन मिलते हैं। ठीक है। तो और एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई किया कि जोन 1 एंड जोन 3 जो है जनरली बैकवाटर कर्व होते हैं, और जोन 2 क्या होता है, ऑलवेज ड्रॉप डाउन कर्व होता है। ठीक है। तो अब हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको जो है कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। हमने फोकस्ड जो है आपका गेट के लिए ही जो है आपको कंसेप्ट बताया, जिससे को आप पढ़ने के बाद आसानी से गेट के क्वेश्चंस लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका गेट 2020 में पूछा गया था आफ्टरनून सेशन में, ए हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन अ ट्रायंगुलर वी शेप्ड चैनल विद साइड स्लोप 1:1 vertical to horizontal. The sequent depths are 0.5 meter and 1.5 meter. The flow rate in meter cube per second rounded off to 2 decimal places in the channel is. तो हमें ये आपको दिया गया है कि ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है और स्लोप 1:1 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए 1:1 स्लोप दिया है, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो अगर हम ये डेप्थ y लेते हैं तो आपका ये भी y हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली दिस विल बी ऑल्सो y। और इसमें आपको दिया गया है कि सीक्वेंट डेप्थ जो है आपका 0.5 और 1.5 है। ठीक है। तो आप देखिए ये आपका y1 दिया है 0.5 और ये आपका 1.5। और हम जानते हैं कि एट सीक्वेंट डेप्थ क्या होता है आपका, स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एट सीक्वेंट डेप्थ स्पेसिफिक फोर्स इज कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, Q² अपॉन AG प्लस A इंटू जेड बार। ठीक है। तो इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें पता है कि A1 जो है आपका पार्टिकुलर सीक्वेंट डेप्थ में जो एरिया होता है, और Z क्या होता है आपका टॉप ऑफ द सरफेस से आपका जो फ्री सरफेस है वहाँ से आपका सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन आपका ट्रायंगुलर है तो Z क्या हो जाएगा आपका y/3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको दोनों सेक्शन में लगाते हैं तो Q² अपॉन A1G प्लस A1 इंटू Z1 बार इक्वल टू
Q² अपॉन A2G प्लस A2Z2 बार। ठीक है, सिंपल है। अब हम इसमें डाटा फीड कर देंगे और हम आसानी से ये जो हमें डिस्चार्ज निकालना है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए A1 क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन में ये जो आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया 2y हो गया। तो एरिया हम जानते क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 2y हो रहा है और हाइट कितना हो रहा है आपका y, तो ये आपका हो जाएगा y²। ठीक है ना, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो y² हो गया आपका एरिया। और Z1 या Z2 बार जो भी है तो आपका क्या हो जाएगा y/3। अगर हम A1 की बात कर रहे हैं तो ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर A2 की बात करेंगे तो y2 हो जाएगा। y1 कितना दिया है 0.5 और y2 कितना दिया है 1.5, तो A1 क्या हो गया आपका y1², तो y1 कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। अगर A2 की हम बात करें तो आपका y2², तो ये कितना दिया है आपको 1.5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2.25 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम Z1 की बात करें तो y1/3, तो आपको दिया हुआ है Z1 कितना दिया है 0.5/3, तो ये क्या हो जाएगा 0.166 हो जाएगा, तो 167 मीटर ले लेते हैं। और वहीं पे Z2 की हम बात करें तो y2/3, तो y2 कितना है 1.5/3, तो ये सिंपल है 0.5 मीटर। तो अब जो है इस सारी वैल्यूज़ को हम क्या है इक्वेशंस में पुट कर देंगे, तो Q² अपॉन A1 0.25 इंटू G प्लस A1 0.25 इंटू Z1, तो 0.167 इक्वल टू Q² अपॉन 2.25 यू कैन सी A2 इंटू G जो है आपका कितना है 9.8, सॉरी जी ही हम लिख देते हैं इसको, और प्लस 2.25 इंटू 0.5। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हम जो है Q² की जो वैल्यूज़ हैं इसको राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो Q² अपॉन 0.25 G माइनस Q² अपॉन 2.25 G। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका बिगर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये स्मॉलर वैल्यू है, इक्वल टू 2.25 इंटू 0.5 माइनस 0.25 इंटू 0.167। तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2.25 G को हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या 9 टाइम्स है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9Q² माइनस Q² इक्वल टू, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं, तो 2.25 इंटू 0.5 माइनस 0.25 इंटू 0.167, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रहा है इट इज़ 1.08। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी यार 9Q² माइनस 1Q² तो क्या हो जाएगा 8Q² अपॉन 2.25 G है, तो इसको हम क्या करेंगे 1.08 इंटू 2.25 इंटू 9.81, इसको हम पुट कर देंगे, तो Q² का वैल्यू हमें आ जाएगा 1.08 इंटू 2.25 इंटू 9.81 अपॉन 8, और इसको फिर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आपका Q का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, तो 1.08 है 1.08 इंटू 2.25 इंटू 9.81 ना आ गया डिवाइड बाई 8, तो इसको रूट अंडर कर देंगे, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है 1.726 आ रहा है, तो 2 प्लेसेस तक दिया है, तो 1.73 हम लिख सकते कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हमने क्या किया ये सारे को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया, तो आसानी से आ जाएगा। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो और भी आप स्पीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन में देख सकते हैं,
water flows at the rate of 12 meter cube per second in a 6 meter wide rectangular channel. A hydraulic jump is formed in the channel at a point where the upstream depth is 30 centimeter. Considering acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square and density of water as 1000 kg per meter square, the energy lost in the jump is. तो हमें क्या है यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालना है जो कि दिया हुआ है आपको पावर के टर्म्स में, तो हमें फिर पावर में निकालना पड़ेगा। तो ई एल अगर हम निकाल लेंगे तो फिर वहाँ से गामा क्यू एच एल या ई एल लगाकर हम पावर निकाल सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन क्वांटिटी दिया है। तो सबसे पहले देखिए डिस्चार्ज दिया है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, और आपका विड्थ दिया है 6 मीटर। तो यहाँ से हम डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका जो है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकल गया। और हमें दिया हुआ है कि जो y1 है वो कितना 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका 0.3 मीटर हो गया। g दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपका डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर। तो ये जो है डेंसिटी को फिर हम यूनिट वेट में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ से पावर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें ई एल का फार्मूला पता है, क्या होता है y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1/2। और हमें तो अब ये देखिए अब यहाँ पे हमें y2 निकालना पड़ेगा क्योंकि y1 तो दिया हुआ है। तो y2 के लिए हमें फार्मूला पता है y2 इजकल टू माइनस y1/2 प्लस रूट अंडर y1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 2q स्क्वायर अपॉन GY1, ठीक है। अब ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो फ्रॉड नंबर वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। कि उसमें क्या आपको फ्रॉड नंबर निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों सेम ही है। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज एंड गेट दी y2। तो माइनस y1, तो y1 आपको कितना दिया है 0.3/2 प्लस रूट अंडर 0.3 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू क्यू स्क्वायर आपने 2 निकाला है 9.81 इंटू y1 0.3। तो ये आपका जो वैल्यूज़ दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस है सॉरी, तो 0.15 प्लस अब ये कितना हो गया 0.3 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.09/4 प्लस 8, ठीक है ना, अपॉन 9.81 इंटू 0.3, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया है 0.09/4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.15 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 0.0225 प्लस आपका जो दिया है 8 डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 0.3, ठीक है। तो ये आ गया 2.718। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 0.0225, तो ये आ जाएगा। इसका आप रूट अंडर ले लेंगे तो ये आपका माइनस 0.15 प्लस 1.655, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिए 0.15, तो आपका आ जाता है 1.505 मीटर, ठीक है ना। y2 निकल गया। ई एल का वैल्यू हम जानते हैं y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1/2, ठीक है। तो y2 का वैल्यू कितना आया 1.505 माइनस y1 का वैल्यू दिया है आपको 0.3, तो इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब अपॉन 4 इंटू 1.505 इंटू 0.3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका 1.505 माइनस 0.3 आ गया। इसका क्यूब करना है तो क्यूब कर दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1.505 डिवाइडेड बाय 0.3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.9688 आ रहा है, ठीक है ना, मीटर में। तो इसी के बाद हमें पावर निकालना है, तो गामा क्यू ई एल
तो गामा क्या हो जाएगा 1000 इंटू 9.81, क्यू दिया हुआ है 12 इंटू EL जो भी आपका आया है 0.968। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 9.81, तो 9810 हम लिख सकते हैं इंटू 12, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 114,049.56, इस तरह से वैल्यू आ गया, ये वाट में आ गया। अगर हमें इसको किलो वाट में करना है तो 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे, 114.049 किलो वाट। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन आपका, उसको अपन टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एट द फुट ऑफ ए स्पिलवे वाटर फ्लोज एट ए डेप्थ ऑफ 23 सेंटीमीटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 8.1 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फिगर दिया हुआ है। The flow enters as an M3 profile in the long wide rectangular channel with bed slope equal to 1/1800 and Manning's coefficient n equal to 0.015. A hydraulic jump is formed at a certain distance from the foot of the spillway. Assume the acceleration due to gravity g is equal to 9.8 meter per second square just before the hydraulic jump. The depth of the flow y1. तो यहाँ पे आपको कोई भी एक सेक्शन दिया है, वहाँ का आपको डेप्थ दिया है और आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें क्या है, नॉर्मल डेप्थ भी निकालना पड़ेगा और y1 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। y1 तभी निकलेगा जब हम yn निकालेंगे और उसके बाद फिर हम फ्रॉड नंबर्स निकाल करके कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है एक पर्टिकुलर डेप्थ में y इक्वल टू 23 सेंटीमीटर और वेलोसिटी उस पॉइंट पे दिया हुआ है आपका 8.1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है क्यू हर पॉइंट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8.1 इंटू 0.23, ठीक है ना, Vy हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू 1.863 यूनिट जानते हैं आप, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ आ गया है। अब यहाँ पे हमें और क्या दिया है, स्लोप दिया हुआ है 1/1800 एंड मैनिंग्स कोफिशिएंट दिया है 0.015 एंड जी दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमें y1 निकालना है, तो y1 के लिए हमें सीक्वेंट डेप्थ चाहिए। तो सीक्वेंट डेप्थ yn मिल जाएगा, तो हम y1 फिर निकाल सकते हैं फ्रॉड नंबर वाला फार्मूला लगा करके, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हमें तो yn निकालना पड़ेगा। तो yn क्या होता है, आपके यूनिफॉर्म फ्लो में के केस में होते हैं, तो उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो q क्या हो जाता है आपका 1/n r⁻² 2/3 s⁻², दिस इज योर वेलोसिटी। और इसको अगर हम जो है एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्चार्ज आएगा। तो ये है आपका पर यूनिट विड्थ। तो यहाँ पे अगर हम yn से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। और हम जानते हैं वाइड चैनल के केस में, यहाँ पे वाइड चैनल है, तो वाइड चैनल के केस में क्या होता है, r इज इक्वल टू y, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एरिया क्या होता है b इंटू वाई अपॉन पेरीमीटर b प्लस वाई। तो क्योंकि ये लार्ज है तो ये इक्वल टू हम क्या लेते हैं, b इंटू वाई अपॉन b लेते हैं। तो यहाँ से आपका y आ जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोलिक रेडियस। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो r क्या हो जाएगा आपका, yn ही हो जाएगा। तो yn 1/n प्लस yn टू द पावर 2/3 इंटू s⁻² इंटू yn। तो ये और ये सेम है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो y/n, तो yn 2/3 प्लस 1/1 है। तो यहाँ पे जब हम इसको कॉमन लेंगे तो 3 और ये 5 होगा, 2 + 3 इंटू s⁻², ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका q दिया हुआ है स्मॉल q, तो हम वहाँ से कैलकुलेट, तो q हमने यहाँ निकाला था 1.863 इक्वल टू 1/n। तो 1/n कितना दिया है 0.015, ठीक है, इंटू r
सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई एन टू द पावर 5/3, तो वाई एन हमें निकालना है 5/3 इंटू एस, एस आपको दिया है 1/1800 टू द पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबको LHS में ले जाते हैं, तो 1.863 इंटू 0.015 तो 1800, ठीक है ना, टू द पावर हाफ, क्योंकि ये इधर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 की पावर हाफ रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये वाई एन टू द पावर 5/3 है, तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना, 1800 टू द पावर 0.5, ठीक है ना, इतना आ गया इंटू 0.015 इंटू 1.863, तो ये वैल्यूज आ गए टू द पावर 0.6 हो जाएगा। वैल्यू हमारा क्या गया 1.08। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई एन की वैल्यू क्या आ गई 1.108, तो यहाँ से हम देख सकते हैं वाई एन की वैल्यू क्या आ गई 1.108 मीटर। ठीक है, अभी हमें निकल गया, हम फॉर्मूला जानते हैं y2 बाई y1 क्या होता है आपका -1 प्लस रूट अंडर 1 + 8 FR1 स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है y2 1, तो यहाँ पे अननोन क्या है हमारा, ये अननोन है, तो हम इसको इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं y1 बाई yn इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 1 + 8 FN का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें yn का वैल्यू मिला हुआ है, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो y1 इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 1 + 8 इंटू FN स्क्वायर। तो जो आपका जो फ्रॉड नंबर है, फ्रॉड नंबर का एक फार्मूला ये भी होता है Q² अपॉन GYN का होल क्यूब। ठीक है ना, तो ये जो है फार्मूला ये भी आप निकाल सकते हैं, इसी से आएगा V अपॉन √GY से ही आता है फार्मूला, सॉरी FR स्क्वायर। ठीक है ना, FR स्क्वायर, तो ये Q² अपॉन GYN का क्यूब, ठीक है, इंटू y 1.108। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस 1 + 8 इंटू डिस्चार्ज, ये जो है आपका 1.863 का होल स्क्वायर अपॉन 9.81 इंटू YN। तो YN हमें पता है 1.108 का क्यूब। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको अगर 1.108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 2 छूट रहा है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, टफ नहीं है, आसानी है। तो देखिए 1.863 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे इंटू 8, इतना आ गया, डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 1.108 का क्यूब, तो ये 1.36 आ गया, प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 3.08। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना, इतना आ गया -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और इसको जो क्या करेंगे हम 1.108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि जो वैल्यू आ गया आपका 0.418, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाता है। तो दिस इज योर आंसर इन मीटर, ठीक है ना। अब इसमें देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में कितना तक पूछा है, अराउंड 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको हम कर सकते हैं 0 पॉइंट, इसको अगर ये दिया है तो इसको हम अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया है तो 0.42 मीटर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ए 1 meter वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हैज ए बेड स्लोप ऑफ 0.0016 and the Manning's roughness coefficient
is 0.04. Uniform flow takes place in a channel at a depth of 0.5 meter at a particular section. GVF is observed and the flow depth is measured as 0.6 meter. The GVF profile at the section is classified as. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है. तो हमें चैनल का विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर और स्लोप दिया हुआ है बेड स्लोप 0.0016. मैनिंग्स कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.04. ठीक है. और हमें दिया हुआ है कि जो नॉर्मल डेप्थ है यूनिफॉर्म फ्लो में, जो नॉर्मल डेप्थ दिया हुआ है आपका 0.5 और आपको y दिया हुआ है 0.6. ठीक है ना. तो हमें क्लासीफाई करना है कि ये कौन सा वाटर प्रोफाइल है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है, इसमें हमें तीनों चीज़ें चाहिए. वाई एन दिया हुआ है आपको, वाई आपको पता है और वाई सी हमें निकालना पड़ेगा. अगर हमें ये तीनों पता चल जाता है तो उससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा वाटर प्रोफाइल है एंड कौन सा जोन है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वाई से निकालने पड़ेंगे. जब तीनों वैल्यूज आ जाएंगे तो हम आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हम जानते हैं वाई सी के लिए फॉर्मूला Q²/G⁻³ 1/3 होता है. ठीक है ना. तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज दिया ही नहीं है, तो हमें डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा. यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो यूनिफॉर्म फ्लो कहाँ पे हो रहा है, एट द डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर. तो वहाँ से हम जो है डिस्चार्ज निकाल लेंगे और फिर जो है वाई से निकाल लेंगे, तो हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो हम डिस्चार्ज पर यूनिट वेट ही निकाल लेते हैं. तो ये क्या होता है आपका वेलोसिटी इनटू डेप्थ होता है. तो वेलोसिटी क्या होगा 1/n r⁻² इंटू s⁻½ ठीक है ना. ये फार्मूला हो गया. इंटू आपका y कर देंगे मल्टीप्लाई. तो अब देखिए ये क्या होगा 1/n, तो n आपको दिया है 0.04 इंटू r क्या हो जाएगा, फॉर वाई रेक्टेंगुलर चैनल हमें पता है r क्या हो जाएगा इक्वलेंट टू y. तो ये y⁻² इंटू s⁻½ इंटू y. तो यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 1/0.04 इंटू y⁻, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/3 इंटू s⁻². तो 1/0.04 इंटू y हमें दिया हुआ है कितना 0.5 दिया हुआ है नॉर्मल डेप्थ के लिए. तो ये हो जाएगा 5/3 0.0016 तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेटर से यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. तो आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू आ रहा है इज अप्रोक्सीमेटली 0.3. तो यूनिट आपको पता है मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपका जो है डिस्चार्ज पर यूनिट वेट आ गया. तो यहाँ से हम आसानी से वाई सी कैलकुलेट कर लेंगे. वाई सी क्या हो जाएगा आपका 0.315/9.81 टू द पावर 1/3. ठीक है ना. ठीक है. ये Q है तो Q का स्क्वायर/G. फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0.318 मीटर आ रहा है. तो अब आप देखिए ये समझना है कि तीनों लाइन को आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो ये है आपका YN है. ठीक है ना. ये YC है. तो YN कितना है आपका, YN है हमारा 0.5, YC कितना है 0.318. तो और ये क्या है आपका Y जो है Y 0.6 है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इट इज़ एबव YN. तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट बन रहा है ये बन रहा है आपका Y इज़ ग्रेटर देन YN इज़ ग्रेटर देन YC. तो हम जानते हैं ये होता है M1, ये होता है M2 और ये होता है M3 ना. जब भी YN YC से बराबर तो ऑब्वियसली माइल्ड स्लोप है, और जब ये सबसे हाईएस्ट में आ गया YN से बड़ा हो गया तो ये आपका M1 हो जाएगा. सो द आंसर विल बी C M1. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी a 3 meter wide rectangular channel carries a flow of 6 meter cube per second. The depth of the flow at the section is 0.5 meter. A flat topped hump is to be placed at the downstream of the section P. Assume negligible energy loss between section P and hump and consider G as 9.81 meter per second square. The maximum height of the hump which will not change the depth of the flow at the section P is. तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन दिया है.
तो आपको विड्थ दिया है 3 मीटर, ठीक है, डिस्चार्ज दिया हुआ है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से क्यू आप निकाल लीजिएगा, 2 हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है ना, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। और जी दिया हुआ है आपका 9.81। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम्प निकालना है, हम्प एक प्लेस करना है यहाँ पे, ताकि जो है आपका ये ए फ्लैट टॉप्ड हम्प इज टू बी प्लेस एट द डाउन स्ट्रीम सेक्शन, एनर्जी लॉस बिटवीन दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है हम्प का। तो अगर जैसे ये फ्लो हो रहा है हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक हम्प लगाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट कब आएगा, जब ये जो है आपका ई मिनिमम होगा, ठीक है ना, ई मिनिमम, और ये आपका जेड हाइट हो जाएगा हम्प का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका एनर्जी है, तो हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो कंजर्व है। तो यहाँ पे E विल बी इक्वल टू ई मिनिमम प्लस जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मिनिमम एनर्जी हम यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका जो है मैक्सिमम हम्प निकल के आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, ई हमारा क्या होता है, वाई हमें पता है, वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g/2, ठीक है, इक्वल टू ई मिनिमम 3/2 वाई सी प्लस जेड, ठीक है ना, ये मैक्सिमम होगा। तो अब हमारे पास ये सारे क्वांटिटीज दिए हुए हैं, हमें बस वाई सी निकालना है। तो वाई सी निकालने के लिए, वाई सी निकाल के हम जानते हैं फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन जी टू द पावर 1/3। तो आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन 9.81। तो ये आप देखेंगे कि 0.74 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे फीड कर देंगे, और y का हमें पता है, y का वैल्यू कितना है 0.5 प्लस क्यू स्क्वायर, आपको जा क्यू पता है 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू वाई स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 इंटू 0.74 प्लस डेल्टा जेड। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डेल्टा जेड का जो वैल्यू है कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर से तो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो आसानी से कर लेंगे। तो ये जो आएगा वैल्यू ये 0.205 मीटर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इन द स्क्रीन, द प्री-जंप प्राउड नंबर फॉर ए पार्टिकुलर फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल इज 10, ठीक है ना। तो आपको F1 दिया हुआ है 10, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सीक्वेंट डेप्थ, तो सीक्वेंट डेप्थ निकालना है, उसका रेशियो y2 अपॉन y1। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, पोस्ट जंप अपन प्री जंप y2 अपन y1 इक्वल टू 1/2 √1 + 8 f1 स्क्वायर -1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो डायरेक्टली यू कैन फीड द डाटाज एंड यू विल गेट द रिजल्ट 1 + 8। अब f1 स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना, ये -1, तो 801 का √100 -1। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 13.65, है ना। तो सो दिस इज द रेशियो ऑफ द पोस्ट जंप डेप्थ अपॉन प्री जंप डेप्थ, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, ए 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग बेड स्लोप of 0.01 carries a discharge of 16 meter cube per second. Considering Manning's coefficient as 0.012 and g is equal to 10 meter per second square, the category of the channel slope is A, horizontal, mild, critical and steep. So now again we have to check the water profile. तो देख सकते हैं आप कि अब जो है रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें गिवन दिया हुआ है, आप देखेंगे बी जो दिया है 4 मीटर, ठीक है ना, स्लोप दिया हुआ है 0.001, डिस्चार्ज दिया हुआ है 16, और आपका रफनेस कोफिशिएंट दिया हुआ है n इक्वल टू 0.012, g इक्वल टू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे डाटाज गिवन है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि कौन सा ये आपका सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे यही कैलकुलेट करना पड़ेगा, YN एंड YC कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपका मैनिंग्स फॉर्मूला दिया है, तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम क्या है वहाँ से Y निकाल सकते हैं, YN हो जाएगा वो, और YC जो है क्रिटिकल डेप्थ निकाल लेंगे, दोनों निकाल लेंगे। तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका
सॉल्व हो जाएगा। तो जो आपको डिस्चार्ज दिया है 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ से हम जो है स्मॉल क्यू निकाल सकते हैं 16/4, तो क्या हो जाएगा 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो दिस इज योर डिस्चार्ज पर यूनिट वेट, है ना, क्यू आ गया। तो यहाँ से हम आसानी से वाई सी निकाल सकते हैं। तो वाई सी हो जाएगा आपका Q²/G⁻⁴, ठीक है। तो ये जो हो गया वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 1.169, ठीक है ना। क्यू में आप पुट कर दीजिएगा वैल्यू 4, ठीक है ना, 16/10 है तो 1.6⁻⁴ करेंगे तो आपका ये वाई सी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाई एन निकालना है, ठीक है। तो वाई एन निकालने के लिए हमें जो है ये फॉर्मूला है Q=1/n⁴ इंटू वाई, ठीक है ना, इंटू S⁴ 1/2, ठीक है। तो ये जो है आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका डेप्थ हो गया। तो यहाँ से आपका वाई एन निकल जाएगा। तो सारे वैल्यूज आपको पता है, ये 4 है, 1n आपको दिया हुआ है 0.02। और जो हम जानते हैं कि जब भी वाइडर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं तो जो आपका आर हो जाता है वो वाई के इक्विवेलेंट ही हो जाता है। तो y⁴ और y तो ये क्या हो जाएगा 5/3 इंटू एस आपको दिया हुआ है, 0.001 तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। तो ये जैसे देखिए इसको आप ले जा सकते हैं 0.02/0.001 तो यहाँ से आप देखेंगे तो y⁵ जगह। तो ये जो है इसको आप क्या करेंगे कि y कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपका 3/5। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो y जो है y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2.95 मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं yn जो है, yn जो हमारा आ रहा है वो 2.95 आ रहा है और yc जो आ रहा है वो 1.169 मीटर। तो आप यहाँ से दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं yn ग्रेटर देन yc हो रहा है, ठीक है। और आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि माइल्ड स्लोप, तो बेसिकली yn इज ग्रेटर देन yc। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट होता तो अपन एक बार दूसरे के बारे में सोच सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपका फिक्स्ड वैल्यू है और yn ग्रेटर देन yc है, तो दिस विल बी माइल्ड, सो द ऑप्शन विल बी बी। सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सो आप लोग जो है ये क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, तभी आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने जो है आपको सभी बेसिक कंसेप्ट बताए और हर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो है गेट में 3 से 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं और आसानी से आप उसमें स्कोर कर पाएंगे। सो प्लीज़ 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 इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़, जिससे कि आप आसानी से गेट क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।